एटॉमिक एनर्जी में ये सबसे लास्ट इंस्टीट्यूट है, नाम है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन इसको? ठीक है, देख लो जरा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उसमें वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, वर्तमान समय में कहाँ सिचुएटेड है ये, कहाँ पर? ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसी कल्पक्कम में कौन सा इंस्टीट्यूट है? आईजीसीआर। इसने क्या किया है, जो इसकी सबसे बड़ी यूनिक उपलब्धि है वो ये है, या यूनिक अचीवमेंट जो ये है कि इस कल्पक्कम में इंडिया का पहला ये न्यूक्लियर रिएक्टर, अच्छे से देखें जरा, कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर? इसको हम कहते हैं फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर। और उस फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? कामिनी है। इसको डेवलप किया गया है। अब ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, सिंपल सा सुन लो। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम एज अ फ्यूल के रूप में या ईंधन के रूप में ये चीज लेते हैं। क्या लेते हैं? थोरियम को कौन हिट करेगा? न्यूट्रॉन। निश्चित रूप में थोरियम हिट होगा तो एनर्जी निकलेगी, अरे हाँ या ना? लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही ईंधन मतलब थोरियम को न्यूट्रॉन हिट करता है तो ज्यादा मात्रा में ये ईंधन बनता है। पहली बार ऐसा होता है कि थोरियम को हम किस में लेते हैं? कामिनी न्यूक्लियर रिएक्टर में लेते हैं, न्यूट्रॉन से हिट कराते हैं तो ये एक और फ्यूल बनता है। और यदि, अब ध्यान से सुनना, यदि थोरियम लिया है हमने 10% एज अ फ्यूल के रूप में, तो यूरेनियम 233 जो फ्यूल बनेगा ये 50% बनेगा। मतलब ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें हम फ्यूल लें कम लेकिन वो और ज्यादा फ्यूल बना के हमको दे दें, ऐसा पहली बार हुआ, न केवल इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल वर्ल्ड में। इसलिए ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर को कहते हैं फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर। मतलब जिसमें ईंधन को यूज करके और ज्यादा ईंधन या और ज्यादा फ्यूल हम प्राप्त कर पाए। याद रहेगा ये चीज? और फिर इस यूरेनियम को प्लूटोनियम 239 के साथ में हम मिक्स करके और न्यूट्रॉन को हिट करा के फिर से एनर्जी ले लेते हैं। ये है राम कहानी। मतलब थोरियम न्यूट्रॉन से हिट होके तो एनर्जी देता ही देता है। थोरियम के हिट होने के बाद बताओ कौन सी चीज बनेगी? यूरेनियम 233। ये इससे भी ज्यादा रिलायबल फ्यूल है, इससे भी ज्यादा रिलायबल ये ईंधन है। और इस फ्यूल को प्लूटोनियम 239 के साथ मिक्सअप करके फिर से न्यूट्रॉन से हिट करा के फिर से मैक्सिमम हीट या फिर से हम इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, ये जो लास्ट लाइन लिखी है ना, ये आपको याद रखनी थारो। आपसे अगर कोई भी पूछे कि आईजीसीआर की वैल्यू क्यों है, आपसे कोई भी पूछे कि कामिनी न्यूक्लियर रिएक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों आईजीसीआर में, तो ये उसका रियल आंसर है कि आईजीसीआर ने कामिनी को डेवलप किया। मतलब रियल में कौन सी चीज को डेवलप किया? फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर को डेवलप किया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब ध्यान से सुनेगा। फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर वो होता है जिसमें फ्यूल हम कम लेते हैं लेकिन वो मैक्सिमम या ज्यादा से ज्यादा फ्यूल जनरेट करता है। ये है फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर की डेफिनेशन। लेकिन हमको जो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा वो हमको याद रखना है कि फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर में, अच्छे से देख लो, हमको मॉडरेटर, मॉडरेटर को हिंदी में क्या बोलते बेटा जी? इसकी एब्सेंट होती है या इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, तो आपको सबसे पहले ये स्टेटमेंट पास करना है कि फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में ना तो हम हैवी वाटर लेते हैं और ना ही हम क्या लेते हैं, ग्रेफाइट का पाउडर। याद रहेगा ये चीज? लेकिन हाँ, कूलिंग एजेंट के रूप में, मतलब शीतलक के रूप में हम ये चीज लेते हैं, लिक्विफाइड सोडियम, गलित सोडियम। ये दो स्टेटमेंट याद रखने हैं आपको। हाँ, कूलेंट के रूप में या कूलिंग एजेंट के रूप में हम क्या लेंगे? निश्चित रूप में गलित सोडियम, लिक्विफाइड सोडियम, लेकिन मॉडरेटर नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मॉडरेटर है ही नहीं किसमें? अब वो आप बताओ मेरे को।
पढ़ चुके हो। हैवी वाटर आज के समय पे एग्जाम हॉल में आता ही नहीं है, तो आपको ग्रेफाइट पाउडर टिक करना है, कई बार बताया था। कार्बन पाउडर देगा या ग्रेफाइट पाउडर देगा। कूलिंग एजेंट का मतलब होता है कि जो हीट जनरेट होती है, हीट किस फॉर्म में होती है? वेपर के फॉर्म में होती है। अरे हाँ या ना? तो उस वेपर पे ये जो ट्यूब होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो ट्यूब होती है, ये इस हीट के कारण या वेपर के कारण कहीं रफ्चर ना हो जाए। तो दरअसल में इसी के ऊपर कंटिन्यूअस हम क्या कर देते हैं, पहले हम नॉर्मल वाटर यूज करते हैं, नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर में नॉर्मल वाटर यूज करते हैं इस ट्यूब को क्या करने के लिए, कूल करने के लिए। लेकिन जब हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात करते हैं तो हम इसके ऊपर वाटर यूज ना करके क्या पोत देते हैं या क्या लेप देते हैं, गलित सोडियम, तो जिसके कारण कूलिंग कैपेसिटी बनी रहती है। ये है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपन लास्ट टाइम बात कर रहे थे, जरा जल्दी से बताओ, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बार्क एंड आईजीसीआर? ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी जो लास्ट टाइम बता चुके थे कि इंडिजिनस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने वाली लीडिंग जो इंस्टीट्यूट है वो कौन है? आईजीसीआर। लेकिन यदि फॉरेन हेल्प से हमको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रमोट करना है तो आंसर क्या हो जाएगा? बार। तो पहले ही बता चुके थे अपन। अब सबसे काम की चीज जो आपको याद रखनी है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आप में से कोई भी मेरे को जल्दी से बताओ कि न्यूक्लियर रिएक्टर के 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक पहला होता है रिसर्च रिएक्टर और दूसरा कौन सा होता है? एनर्जी। आप जरा जल्दी से बताओ, इंडिया का पहला, ऐसा कुछ आपने सुना होगा कभी, तारापुर जो महाराष्ट्र में है, ये कौन सा वाला न्यूक्लियर रिएक्टर है? यहां पर इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो यही है, याद रखना। कहां पर है? तारापुर, महाराष्ट्र। किसने डिजाइन किया है इसको? आईजीसीआर ने। तो ये चीज याद रखना। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि अप्सरा क्या है, जल्दी से बता दो कोई भी। तो अप्सरा जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर तो है, लेकिन कैसा वाला है? रिसर्च। तो रिसर्च न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा को ब्रिटेन की हेल्प से किसने बनाया था? बताया थी ये चीज, सॉरी, बार्क ने बनाया था। और यदि मैं बात करूं तारापुर एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो तारापुर एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, यदि थोड़ा बहुत भी आपको पता हो तो नो डाउट न्यूक्लियर रिएक्टर तो है ये। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये कैसा है? एनर्जी प्रोड्यूसिंग। और एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, अच्छे से सुनिएगा, यूएसए की हेल्प से बना था। किसकी हेल्प से बना था? तो नो डाउट यूएसए से मिला कौन होगा? बार्क। लेकिन इसके बाद में फिर सिर्फ और सिर्फ इस मीटिंग के बाद में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बार्क ने किसको सौंप दी थी? आईजीसीएआर। मतलब सिर्फ 10% रोल था बार्क का, 90% रोल किसका था? याद करो, आईजीसीएआर का। तो इसीलिए ये चीज आप याद रखेंगे कि इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर एटॉमिक प्लांट कहां पर है बेटा जी? तारापुर, महाराष्ट्र। और यही है एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये शायद बताया था ये चीजें। आगे चलें। हाँ, फिर तो आईजीसीआर करेगा। चलो अब देखो, और इस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट यहां हो जाते हैं क्लोज। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो, आप लोग प्रीवियस पढ़ के आओ मेरे भाई, क्योंकि ये सारी चीजें लिंकअप हैं आगे। अगर आप प्रीवियस नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं फिर आपके पढ़ने का। जो पुराना है उसको आप कवर ही नहीं कर रहे हो और आप सोचोगे कि नई चीजें क्लियर हो जाएं, तो ये थोड़ा सा टिपिकल होगा। चलें आगे चलें। चलो, हेडिंग डालना डिफेंस टेक्नोलॉजी।
और जितनी चीजें बता रहे हैं इनको बहुत अच्छे से कवर करना, क्योंकि ये सब आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड है और साथ ही साथ इस लेवल पर डिजाइन किया है अपन ने कि आपको मीन्स में भी कोई दिक्कत ना हो। तो प्रीलिम्स प्लस मीन्स दोनों लेवल पर चलेंगी चीजें। वेदांता 2 कहाँ? अच्छा, ये क्या हो रहा है भाई? डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया। चलो, सबको पता है कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपन सारी चीजें कवर कर रहे हैं? मेरा तो नाम पता ही होगा। मेरा नाम क्या है मालूम है सबको? ठीक है, तो वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम पार्ट 2 अब हैंडल करेंगे, और पार्ट 2 में हम कौन सी टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे? अब अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट चीज ये है, एमपीपीसीएस में डिफेंस से उतने क्वेश्चन नहीं आए हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो। लेकिन चूंकि यूपीएससी सबसे ज्यादा प्रमोट करती है किसको? डिफेंस को, तो इसलिए एमपीपीसीएस भी इससे क्वेश्चन पूछेगी कुछ ही समय में। लेकिन फिर भी मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप सबसे पहले कौन सी टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से कवर अप करोगे? सबसे पहले आप स्पेस टेक्नोलॉजी को अच्छे से कवर करना। याद रखिएगा, स्पेस से हर साल एमपीपीसीएस कोई ना कोई क्वेश्चन बनाती है और बनाती रहेगी, क्योंकि इसरो का दबदबा इस समय ज्यादा है। स्पेस के बाद आपको कौन सी टेक्नोलॉजी को फेवर करना है? न्यूक्लियर। और न्यूक्लियर के बाद सबसे लास्ट में आप किस पे आ जाओगे? डिफेंस टेक्नोलॉजी पे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो चलिए देखते हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिनको हमको पढ़ना है। इसमें सिर्फ मैं वही बता रहा हूं जो रियलिस्टिक है, बाकी कुछ भी चीजें मैंने ऐड नहीं करी। जो आपको जानना चाहिए, जो आपको प्री और मेंस दोनों में काम आए वो। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं डिफेंस की, तो बताओ हेड इंस्टीट्यूशन कौन निकल के आता है? डीआरडीओ। अब ध्यान से सुनना, डीआरडीओ को फुल फॉर्म इंग्लिश में देख लो और हिंदी में देख लो। क्या है डीआरडीओ का फुल फॉर्म? ठीक है, अब देखो आप लोग जो है टेक्नोलॉजी में, मेरे हिसाब से तो मोबाइल यूज ना करो, क्योंकि मोबाइल यूज करने से जो फोटो क्लिक करते हो, जरा बताओ बैक होके लाइफ में कब देखते हो उन फोटो को? कभी नहीं, है ना? तो मेरे हिसाब से आप राइटिंग डाउन करो, वो ज्यादा बेहतर है। मैं सीट आपको भेज दूंगा, आप उससे बिल्कुल निश्फिक्र रहो। लेकिन जब आप यहाँ आए हो ना, तो उस 1 घंटे को आप यूटिलाइज करो, फिर सीट में भेज दूंगा तो आराम से आप क्लियर करते रहना। कई बार क्या चीजें होता है, लिखने से कई बार चीजें इजीली याद हो जाती हैं। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, जितने लोग टॉपर हैं उनकी आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, तो 99% स्टेटमेंट कॉमन आएगा कि हम लिखते थे, मतलब ज्यादातर चीजें हम लिखा करते थे, राइटिंग में थी। तो अब ध्यान से समझिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका फुल फॉर्म है? डीआरडीओ का। हमको ऐसा पता चला है या हम ऐसा जानते हैं, पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स का ये है, डीआरडीओ की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1958। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? दूसरी चीज, किस पर्सन ने स्टेटमेंट जारी किया है, किस पर्सन ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था? दौलत सिंह कोठारी, शॉर्ट में डीएस कोठारी कहते हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। एस्टेब्लिश पर्सन, चेयरमैन लिख लो, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन? फाउंडर। फाउंडर बेहतर वर्ड है। तो दौलत सिंह कोठारी या डीएस कोठारी जो है डीआरडीओ के फाउंडर हैं। याद रहेगा ये चीज? अब ध्यान से सुनेगा, हम फ्री कब हुए? 47 में। 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ हुआ। उसके जस्ट बाद में आपने देखा होगा कि इंडिया पर प्रेशर पड़ने लगा। किसका प्रेशर पड़ने लगा? चाइना का और पाकिस्तान का। निश्चित रूप में ये हमारे एरिया को क्या करने वाले थे? ट्रैप करने वाले थे। इस तरह की इंफॉर्मेशन नेहरू जी को इन्होंने बताई, दौलत सिंह कोठारी ने, डीएस कोठारी ने, कि हमको एक ऐसी विंग बनानी होगी, हमको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी जो डिफेंस को आगे बढ़ाए, अदरवाइज हम फिर फॉरेन अटैक से अपने को बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से डीआरडीओ की स्टैब्लिशमेंट 1958 में कैसे हुई, अच्छे से समझना। एक ये इंस्टीट्यूट है, इसको कहते हैं अपन टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं देख लो?
ठीक है। और उसी के साथ साथ में या उसी की हेल्प से एक और इंस्टीट्यूट इंडिया में ग्रो कर रहा था जो डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था 1958 से पहले। क्या नाम है उसका? इन दोनों इंस्टीट्यूटों को इस ईयर में मर्ज कर दिया गया, बस ये चीज। तो ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस में आप यहां से स्टार्ट करेंगे कि जो डीआरडीओ 1958 में बना वो दरअसल में मिक्सअप है दो इंस्टीट्यूट का। द फर्स्ट वन इज टीडीई एंड सेकेंड वन डीएसओ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? डीआरडीओ बना दिया। तो ये प्रीलिम्स में काम का नहीं है, मेंस में बहुत काम का है कि डीआरडीओ की एस्टेब्लिशमेंट 1958 में जो हुई तो कौन से दो मेजर इंस्टीट्यूट मर्ज हो गए। अच्छे से देख लो कौन से दो इंस्टीट्यूट मर्ज हो गए। ठीक है, बिल्कुल याद रखना ये चीज। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो सिर्फ आपको याद रखनी है, सिर्फ आपको याद रखनी, और ये मेंस में काम आएगी, प्रीलिम्स में कोई भी चीज काम की नहीं है। जैसे आप मेरे को जरा जल्दी से बताओ, मैंने आपको कभी ये स्टेटमेंट पास किया होगा, इसरो जो भी काम करता है कितने मेन ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से काम करता है? 6। बिल्कुल इसी तरह से डीआरडीओ की जो फंक्शनिंग है, याद रखिएगा डीआरडीओ जो भी फंक्शनिंग करता है मेजर इतने इंस्टीट्यूट की हेल्प से काम करता है। पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। मतलब हमको मेंस में इन 8 के 8 को कवर करना है, प्रीलिम्स में इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। हाँ 8 से ज्यादा हैं, लेकिन मेजर कितने सेगमेंट हैं? 8 हैं। जब डीआरडीओ 1958 में बना था ना तब इतनी लेबोरेटरी थी, बिल्कुल। लेकिन अब जरा देखो कितनी लेबोरेटरी है, 2021 का डाटा है ये, तो लगभग 52। और कितने जो कर्मचारी हैं या कितने साइंटिस्ट जो हैं वो फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं डीआरडीओ के लिए? 30,000। तो ये मेंस में लिखने के काम आएगा, प्रीलिम्स में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा सिवाय इस चीज के कि डीआरडीओ अपनी फंक्शनिंग कितने मेजर इंस्टीट्यूट की हेल्प से ड्रॉ कर रहा है। आंसर है 8 ऑटोनोमस बॉडी है या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट 8 है जिनकी हेल्प से डीआरडीओ अपनी फंक्शनिंग कर रहा है। आज का हमारा पूरा सेशन इन्हीं पे बेस है। ऑटोनोमस, स्वयं से ही डिसीजन लेने में जो कैपेबल है, जैसे बोलते हैं ना ऑटोनोमस कॉलेज, तो ऑटोनोमस कॉलेज का मतलब यही होता है कि कुछ हद तक वो खुद ही ओन डिसीजन ले सकते हैं। कौन सा? 21। मैंने बताया ना दोनों लेवल लेके चल रहे हैं, प्रीलिम्स भी लेके चल रहे हैं, मेंस भी लेके चल रहे हैं, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि आप अच्छे से कवर करना पुराना। आगे चलें, चल अब ध्यान से समझना। सामने जो चीज दिख रही है ये कभी भी आपको नहीं पूछी जाएगी क्योंकि आप मेरे से बेहतर पढ़ते हो, बस मुझे केवल 2-3 चीजें रिकॉल करानी है। जैसे सबसे पहले कौन कौन, अच्छा जब भी हम डीआरडीओ की बात करते हैं तो हमारे पास में वो एक वर्ड आता है सेना। अरे हाँ या ना? तो आप लोग ऐसा कुछ सुनते होंगे कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, तो तीनों सेनाएं पहले तो बता दो कौन सी हो गई? इंडियन आर्मी, मतलब ये हो जाएगी थल सेना, ठीक है। और फिर सेकंड नंबर पर क्या है? मतलब भारतीय वायुसेना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं भारतीय वायुसेना। और सबसे लास्ट में क्या लिखा है ना? तो इसको भारतीय नौसेना भी कहते हैं। तो बताओ इन तीनों सेनाओं का जो हेड होता है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो आपको पता है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि तीनों सेनाओं का जो लीडिंग कमांडर होता है या सुप्रीम कमांडर जो होता है तीनों सेनाओं को आदेशित करने वाला, वो कौन होता है? कभी भी हमारी किसी भी कंट्री के साथ बैटल होगी तो इस बात को पूरे भारत में कौन डिस्क्लोज करेगा? कभी कोई देश यदि हमसे हारता है या जीतता है तो फाइनली इस बात की स्टेटमेंट कौन देगा? मतलब वॉर से रिलेटेड जो सुप्रीम कमांडर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो कौन है? याद रखिएगा प्रेसिडेंट है। याद रहेगा? तो आपसे ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी में पूछेगा कि प्रतिरक्षी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, मतलब इन तीनों जो फोर्सेस हैं या इन तीनों जो आर्मी हैं इनका हेड पर्सन कौन होता है? तो वो आपको नो डाउट पता है कि प्रेसिडेंट। लेकिन जरा अच्छे से देखो कि आर्टिकल कौन सा है ये? 53 और 52 में किस बात की बात बोली गई है?
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट नाम का एक पद है, ये आर्टिकल 52 कहता है। और 53 में क्या बताई गई है कि उसकी रियलिस्टिक पावर क्या है। याद रहेगी ये चीज? तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें याद रखनी है कि सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी या डिफेंसिव फोर्स, आर्टिकल नंबर 53 में ये स्टेटमेंट बोला गया है। और अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस, मतलब तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति भी कौन करता है? नो डाउट प्रेसिडेंट करता है। हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस अभी आई ना, तो उसको तो करंट में ले लेना आप, उसको तो करंट में मेंशन कर लेना। ये वो पुराना ट्रेडिशनल नॉलेज। चलें आगे चलें। बताओ रक्षा इस समय डिपार्टमेंट किसके पास है? कौन है मंत्री? राजनाथ सिंह। कौन है राजनाथ सिंह? डिफेंस मिनिस्टर है भाई। बहुत टाइम लगेगा फिर मीन्स को सेटल करने में तुमको, क्योंकि अभी भी तुम पार्टी विशेष को ध्यान दे रहे हो, जबकि मीन्स में आपको पता है आप कभी भी कोई भी आंसर अगर रीराइट करेंगे तो आपको कभी भी किसी पार्टी को तवज्जो नहीं देनी है। आपके आंसर जो होने चाहिए वो एकदम नॉर्मली होने चाहिए, न्यूट्रल फेस पे होने चाहिए। आलोचना भी करें सरकार की तो नो डाउट किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का नाम न लें आप। चलो, बहुत सी चीजें सीखना है, अभी आगे चलते हैं। हो गया? ये दो स्टेटमेंट लिखने में कितना देर लगा रहे हो भाई तुम लोग? ऐसे में तो फिर हो ही नहीं पाएगा सिलेबस। अच्छे से सुनना, ये आपके लिए होमवर्क है। इसरो जो है क्या काम करता है? स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है। नो डाउट इसरो जब बना था 1969 में तो उसके लिए एक आदर्श वाक्य या एक टैग लाइन सोची गई थी। जैसे वो टैग लाइन है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। याद रहेगा? इसी तरह से डीआरडीओ का काम क्या है हम अभी देखते हैं। आप तो ये लिख लो, मोटो ऑफ डीआरडीओ, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछते हैं और इंटरव्यू में बड़ा कॉमन है, पूछते हैं कि डीआरडीओ का मोटिव क्या है। तो आपको ये जरूर याद रखना है। पहला तो ये वाली चीज अच्छे से देखो, और उसके बाद में ये चीज कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, मतलब डिफेंस का सीधा सा मतलब पावर से है, और पावर जो है वो हमको साइंस के रूट से ही मिल सकता है। मतलब कहने का सिंपल सा है कि रूट जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लांट के लिए, तो रूट ही है साइंस। तो साइंस की रूट से बताओ जो प्लांट बनेगा वो कौन सा होगा? वही तो होगा पावर। ये सिंपल सी चीज कि साइंस इज द रूट ऑफ पावर, ये तो इसी को हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑरिजिन इन साइंस, मतलब शक्ति का स्रोत विज्ञान है। जैसे बताओ साइंस एंड टेक हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कौन सी एनर्जी प्रमोट कर रहे हैं? न्यूक्लियर। कौन सी? डिफेंस। कौन सी एक और वो रहेगी जो स्पेस। तो ये तीनों के तीनों टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को हम क्या बोल सकते हैं? पावर। और पावर किसकी हेल्प से मिलेगा? साइंस की हेल्प से। ऐसा है ये चीज। तो बस ये स्टेटमेंट जरूर याद रखना, ये आपसे पूछा जाता है कि डीआरडीओ का मोटिव क्या है। तो याद रखिएगा, अगर संस्कृत में याद रख पाए कि बलस्य मूलम विज्ञानम, इसका मतलब यही होता है कि साइंस इज द रूट ऑफ द पावर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक? ठीक, देखो ये खुद ही दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट में ये दिया, ये चीज है। तो कई बार आपसे वो पूछते हैं कि डीआरडीओ का जो लोगो है उसमें कौन सा स्टेटमेंट लिखा है जो डीआरडीओ का मोटिव है या मोटो है। तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी है। आगे चलें, अब ध्यान से समझना। अगर आपसे कोई पूछे मींस का 3 मार्कर क्वेश्चन, डीआरडीओ का फंक्शन क्या है, तो ये तो आप मेरे से बता दोगे कि डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डीआरडीओ की। तो पहला पॉइंट इस तरह से लिखते हैं मींस में। मीन्स में जब हम आंसर रीराइट करते हैं तो इस तरह की लैंग्वेज होती है। आप एक चीज हमेशा याद रखना, मीन्स में जब आप आंसर राइट करते हो ना तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। जिस दिन आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि पॉलिटी की अलग लैंग्वेज है, हिस्ट्री की लैंग्वेज अलग है, साइंस की अलग है, कंप्यूटर की अलग है, उस दिन सिलेक्शन के चांसेस काफी आपके क्लोज हो जाते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो तो बेसिक है, मेरे हिसाब से आप उसको तो ना मेंशन करो, लेकिन अगर कर लिया तो ठीक है। मुझे मतलब है दूसरे पॉइंट से, क्योंकि ये चीज आपसे प्रीलिम्स में पूछी जाती है, ये चीज कि डीआरडीओ का मेन फंक्शन है, अच्छे से देख लो, किसको, मिसाइलों को, और दूसरा वेपन्स को डेवलप करना या मैन्युफैक्चर करना। तो कौन सी मिसाइल कौन से वेपन को डेवलप करेगी और उसकी टेस्टिंग करेगी, ये अपन आगे देखेंगे। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है डीआरडीओ का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि फंक्शन ऑफ डीआरडीओ, उसमें सेकंड नंबर का पॉइंट आपको थॉरो याद होना चाहिए, क्योंकि वो प्रीलिम्स में ही आता है। और जो तीसरे नंबर का पॉइंट है कि आर्मी को जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करेगा डीआरडीओ अपने कितने सेंटर की हेल्प से, अभी आपने पढ़ा था 8 मेजर सेंटर की हेल्प से। सो 8 मेजर सेंटर की हेल्प से डीआरडीओ अपनी मिलिट्री को या अपनी आर्मी को जो जो रिक्वायरमेंट होंगी उनको फिलअप करेगा। अगर आपको इसमें से लिखना है कुछ तो मेरे हिसाब से सिर्फ सेकंड पॉइंट लिख लो और ये थर्ड वाला पॉइंट लिख लो बस। लेकिन प्रीलिम्स में आएगा सिर्फ सेकंड नंबर का पॉइंट कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीआरडीओ, तो आपको सेकंड वाले फंक्शन पे हमेशा स्टेबल रहना है। 5 मार्कर में आएगा ही नहीं, क्योंकि इससे भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं 5 मार्कर में, पहले आप समझो तो ये चीज। बताओ घर में आपकी बारी कब आती है? अरे लास्ट में नहीं, मतलब जब फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट होगी, दादा की होगी, मदर की होगी, है ना, सिस्टर की होगी अगर वो आपसे बड़ी, फिर कहीं आपका नंबर आएगा। इसी तरह से एग्जाम में होता है। आगे चलें। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूं मैं ही सही, हो सकता है, आ सकता है, लेकिन अपन पैरामीटर वो भी ध्यान रखेंगे जो सुपीरियर है। आगे चलें। हेडिंग डालना अचीवमेंट ऑफ डीआरडीओ, मीन्स का 3 मार्कर, अचीवमेंट्स ऑफ डीआरडीओ, ACHIEVE, अचीवमेंट ऑफ डीआरडीओ, डीआरडीओ की उपलब्धियां। अब जो चीजें बता रहा हूं उसको अच्छे से पहले सुन लो, फिर आराम से जो आपको लिखना हो वो लिखना। ये मीन्स का 3 मार्कर क्वेश्चन भी है, और आप जो 2 सामने देख रहे हो ये प्रीलिम्स के फैक्ट भी हैं। जैसे मैं आपको बेसिक से शुरुआत करूं, आप लोग रेलवेज में देखते होंगे, रेलवे में जाते हैं तो रेलवेज में टॉयलेट जो होता है, तो पहले आप देखते होंगे कि जनरली जब स्टेशन पर आप इंतजार करते होंगे ट्रेनों का, तो कभी आपकी नजर पटरियों पे पड़ती होगी। आज से लगभग 10 साल पहले तो पटरियां काफी ज्यादा कैसी होती थी, लेकिन आज के समय पे इसीलिए नहीं होती हैं क्योंकि ये चीज जो है वो यूज हो रही है रेलवे टॉयलेट में। कौन सी चीज यूज हो रही है? बायोगैस डाइजेस्टर। तो दरअसल में बायोगैस डाइजेस्टर एक टैंक होता है, जो टॉयलेट होता है ना उसमें एक टैंक होता है, उस टैंक में एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। कौन सी चीज होते हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि बायोगैस डाइजेस्टर, तो जो टॉयलेट होता है, इस टॉयलेट में अच्छे से सुनिएगा एक टैंक होता है, इस टैंक को हम कहते हैं डाइजेस्टर टैंक। कौन सा टैंक बोलते हैं? और इस डाइजेस्टर टैंक में एक जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु आपको दिख रहे होंगे, ये जीवाणु हैं, इनको कहते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, हिंदी में कहते हैं अवायवीय जीवाणु, अवायवीय जीवाणु। तो जल्दी से बता दो कौन से टैंक में कौन से जीवाणु हैं? डाइजेस्टर टैंक में कौन से जीवाणु हैं? अवायवी, इंग्लिश में बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन नहीं लेते अपने न्यूट्रिशन के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बताओ टॉयलेट में होगी क्या चीज? तो टॉयलेट में, अब सुबह सुबह से यही नहीं पढ़ाना मेरे को, स्टूल होगा। टॉयलेट का मतलब है ये जो डाइजेस्टर टैंक है। बताओ टॉयलेट की हेल्प से डाइजेस्टर टैंक में कौन सी चीज जाएगी? स्टूल। स्टूल को हिंदी में कहते हैं जल मल। तो स्टूल का मतलब क्या होता है बेटा जी? अच्छे से देखो जरा, मल किस में जाएगा? डाइजेस्टर टैंक में। बताओ कौन से बैक्टीरिया उस पे अटैक करेंगे?
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यही चीज तो दरअसल में क्या फैलाती है, गंदगी फैलाती है। और इसी स्टूल पर कौन काम करेगा, एनारोबिक बैक्टीरिया, और स्टूल पे फंक्शनिंग करके स्टूल को इसमें ब्रेक कर देंगे। अच्छे से देखो किसमें ब्रेक कर देंगे, ये चीज, मतलब पटरी पर गिर ही नहीं पाएगा स्टूल, उसके पहले ही डाइजेस्टर टैंक में स्टूल मतलब मल के साथ में एनारोबिक बैक्टीरिया रिएक्शन करके उसको किस में ब्रेक कर देंगे, जल्दी से बताओ। मीथेन, तो मीथेन भी गैस है, वो एवेपोरेट हो जाएगी, और CO2 भी गैस है और वो एवेपोरेट हो जाएगी। तो इस तरह से जो चीज रेलवे की पटरियों पे क्या करती है, गंदगी करती है, वो हो ही नहीं पाएगी। ये हुआ रियलिस्टिक तरीका कि इसके पीछे मोड ऑफ एक्शन क्या था। अब आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा सिर्फ इतना कि जरा जल्दी से बताओ, इंडियन रेलवे ने कौन से ऐसे टॉयलेट बनाए हैं, जल्दी से बताओ। बायोगैस डाइजेस्टर, ये टॉयलेट बनाए हैं, किसकी हेल्प से बनाए हैं, ये है DRDO का पहला अचीवमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, बायोगैस डाइजेस्टर इंडियन रेलवे ने किसकी हेल्प से तैयार किए हैं, DRDO, पहला क्वेश्चन। ये समझ में आई ये राम कहानी क्या है। अब आज आप लोग जाइएगा तो नेट पे यदि सर्च करेंगे कि ये चीज, अच्छे से देखो कौन सी चीज, दक्ष रोबोट। तो दक्ष रोबोट के बारे में जब आप स्टेटमेंट डालोगे, गूगल पे सर्च करोगे, तो आप इस तरह की एक एक्टिविटी पाओगे या इस तरह का एक स्टेटमेंट पाओगे। देखो क्या लिखा, हिंदी में पढ़ना जरा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिल्कुल ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि इंडिया का सबसे पहला एंटी टेरर रोबोट कौन सा है, या देश का पहला आतंकवादी रोबोट कौन सा है। मतलब यहाँ आतंकवादी का मतलब है कि आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको डिस्ट्रॉय करने वाला। बिल्कुल छोटा सा है, याद रहेगा ये चीज। जल्दी से बताओ, दक्ष रोबोट को किसने बनाया था, बस इतना ही आपको लिखना है कि DRDO जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसी ने कौन सी रोबोट बनाया है, दक्ष। अब ध्यान से सुनेगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ह्यूमन बॉम्ब किसे कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये 2 लाइन, DRDO ने दक्ष को बनाया है, और ये चीज, हिंदी मीडियम हो तो ये चीज लिखना है, इंग्लिश मीडियम हो तो ये चीज लिखना है। हाँ, जरा जल्दी से बताओ, ह्यूमन बॉम्ब किसे कहते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि वो कुछ टेररिस्ट होते हैं, वो अपने शरीर के ऊपर जैकेट लगा लेते हैं, उसमें बॉम्ब होता है, और जहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, लोगों का नंबर ज्यादा होता है, तो उस जगह पर पहुंचते हैं और खुद को वो ब्लास्ट कर लेते हैं। ऐसा देखा होगा। सेम ये भी वही काम कर सकता है। दक्ष रोबोट जो है, याद रखिएगा, इसके अंदर थोड़ी सी जगह होती है, तो इस थोड़ी सी जगह में बताओ क्या हम एक्सप्लोसिव भर सकते हैं, 101% भर सकते हैं। तो इसके अंदर का हम गन पाउडर भर सकते हैं, मतलब बारूद भर सकते हैं, इसके अंदर हम RDX भर सकते हैं, इसके अंदर TNT भर सकते हैं, मतलब एक्सप्लोसिव भर सकते हैं। और बताओ कहां छोड़ सकते हैं इसको हम, अपने लोगों के बीच में कि अपोनेंट आर्मी के बीच में, अपोनेंट लोगों के बीच में, और इस तरह से। तो अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, दक्ष जो है वो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेशनल व्हीकल है, मतलब रिमोट की मदद से चलने वाला व्हीकल है। तो जैसे वो गाड़ियां चलती हैं, तो इस तरह से हमने दक्ष रोबोट में एक्सप्लोसिव भर दिया और क्या कर दिया, उसको बड़े आराम से किसकी हेल्प से हमने मूव कराया, रिमोट की हेल्प से। और कैसी एक्टिविटी पर ये लगाम लगा सकता है, या कैसी एक्टिविटी के अगेंस्ट में इफेक्टिव होगा, तो एंटी टेररिज्म। तो बस आपको बस ये याद रखना है कि DRDO ने वो कौन सा रोबोट बनाया है जो एंटी टेररिज्म एक्टिविटी के लिए है, दक्ष। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बस। तो दक्ष रोबोट DRDO ने बनाया था, टेररिज्म एक्टिविटी के लिए था ये, बस, और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। बायोगैस डाइजेस्टर बताओ इंडियन रेलवे ने किसकी हेल्प से बनाए हैं, DRDO। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक। आगे चलें। बिल्कुल तैयार होती चलें चीजें, ये कोई चीज ना बने तो बिल्कुल पूछो, लेकिन अगर पुरानी चीजें आप फिर से वही चीजें पूछोगे तो ये तो गलत बात है। तो इनको अच्छे से आप कवर करते चलना, इसलिए बहुत रिलैक्स होकर अपन ये चीजें बता रहे हैं। आगे चलें।
चलो अब देखो, ये है 5 मार्कर क्वेश्चन, ये 5 मार्कर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है डीआरडीओ द्वारा डेवलप टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, या डीआरडीओ ने कौन कौन से अचीवमेंट हमको दिए हैं। तो अब इसकी आप इमेज ले लेना, या मेरे हिसाब से अगर जल्दी लिख पा रहे हो तो जल्दी लिख लोगे तो बहुत आसान होगा, क्योंकि मैंने जितनी भी चीजें बनाई हैं ये सब प्रीलिम्स से क्वेश्चन उठाए हैं। जैसे जरा जल्दी से बताओ, उस रोबोट का नाम बताओ जिसको डीआरडीओ ने बनाया था एंटी टेररिज्म एक्टिविटी के लिए। ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका बोलते हैं। क्या मतलब होता है? जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी है, तो बाहुबली मूवी में आपने एक सीन ऐसा देखा होगा कि एक इस तरह से युद्ध क्षेत्र में एक होता है, और इस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक ही उसमें ये क्या भरे जा रहे हैं, तीर भरे जा रहे हैं, इस तरह से तीर भरे जा रहे हैं। और जब ये तीर इन ब्लॉकेज में पूरी तरह से भर जाते हैं तो फिर इधर से वो छोड़े जाते हैं। तो बताओ एक बार में कितने तीर एक साथ आते हैं? लगभग बहुत से। इसी तरह से सेम इसी फंक्शनिंग पर बेस है, याद रखिएगा, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इन होल पे हम एरो की जगह एक्सप्लोसिव भर सकते हैं। तो बहुत सारे एक्सप्लोसिव को हम भर देंगे, और बताओ एक पर्टिकुलर टाइमिंग पर जब हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे या इसको हम आघात करेंगे, तो एक साथ एक ही टाइमिंग पर बहुत सारे एक्सप्लोसिव फॉरेन जो एनिमीज हैं उनके ऊपर यदि गिरेंगे तो बताओ क्या हो सकता है, उससे ध्वंस या उससे नुकसान ज्यादा हो सकता है उनका। तो ये है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। जल्दी से बताओ इस चीज का नेम क्या है बेटा जी? पिनाका। प्रीलिम्स का पहला क्वेश्चन कि पिनाका क्या है, आंसर ये चीज है। यहां मल्टी बैरल का मतलब है कि मल्टीपल होल हैं जिनमें हम एक्सप्लोसिव रखकर शत्रु पक्ष को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकते। हाँ, शंकर जी के त्रिशूल का नाम है ना पिनाका। पिनाका का मतलब ही होता है विध्वंस, याद रहेगा। एक एटम बॉम्ब से हम कितना एक्सप्लोशन कर पाएंगे, लेकिन निश्चित रूप में अगर मल्टीपल अगर एक्सप्लोशन अगर हमको मिल जाए, कोई डिवाइस मिल जाए जिससे एक ही टाइम पर एक से ज्यादा हम क्या कर पाए, एक्सप्लोशन कर पाए, तो वो हमारे लिए इफेक्टिव होगा। कोई जरा वो बंद कर देने। एक दूसरी चीज, राडार सुना कभी आपने? एरोप्लेन यदि कोई ट्रैक कर रहा है, मतलब यदि हमारे एरोप्लेन है या कोई फॉरेन का एरोप्लेन हमारी सीमा में या हमारी बाउंड्री में एंटर करता है, तो बताओ डिफेंस के किस सिस्टम की हेल्प से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं? राडार। तो सबसे पहले आप राडार, एमपीपीएससी मेंस का 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि राडार का फुल फॉर्म क्या है। तो ये आप लिख लीजिएगा जरा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये हो गया पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जल्दी से बताओ किसका फुल फॉर्म है ये? राडार का। दूसरा क्वेश्चन, राडार में कौन सी तरंगें यूज की जाती हैं जिसकी हेल्प से शत्रु पक्ष के हेलीकॉप्टर या प्लेन वगैरह की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हम ले पाते हैं? जैसे उरी मूवी आपने देखी होगी, तो विकी कौशल का जो जहाज है या हेलीकॉप्टर है, बताओ वो पाकिस्तानी बाउंड्री पर या सीमा पर जब एंटर हो रहा होता है तो याद करो उसी टाइम पे बोलते ना कि वहां मत जाना, वहां मत जाना है। तो किस चीज की हेल्प से उसको वो इंफॉर्मेशन मिली थी? राडार। नो, राडार। सो राडार में कौन सी वेव यूज होती हैं? तो जो पहला वर्ड है ना रेडियो, यही वेव्स यूज होती हैं, रेडियो वेव्स। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। ये मैं आगे आपको डिटेल कराऊंगा कि राडार कैसे काम करता है। अब अभी एकदम से बीच में आ गया तो अपन ज्यादा मेन चीजें ही ले पाएंगे। तो बताओ जल्दी से, राडार का फुल फॉर्म? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। राडार में कौन सी वेव यूज करते हैं? और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। रेडियो वेव्स किसके अंतर्गत आती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अभी मत लिखना, बस याद रखना। अब जल्दी से बता दो, राडार के डिस्कवरर का नाम क्या है बेटा जी? ये जल्दी से आप मेंशन कर लो, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। राडार के डिस्कवरर का नाम है वॉटसन वॉट। डिस्कवरर ऑफ राडार इज इक्वल्स टू वॉटसन वॉट। खोजकर्ता, तो राडार के खोजकर्ता का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। वॉटसन वॉट, याद रहेगा। लेकिन वॉटसन वॉट ऑप्शन में ना हो
लेकिन यदि वॉटसन एंड वॉट ऑप्शन में ना हो तो आप किसको टिक करने जाओगे? व्हाट इज द राइट आंसर? टेलर एंड यंग। बिल्कुल, टेलर एंड यंग। दरअसल में टेलर एंड यंग ने जो राडार बनाया था ना, उसमें माइक्रोवेव यूज करी थी। तो लॉन्ग डिस्टेंस तक हम चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन ठीक है, स्टार्टिंग करी किसी ने तो इसलिए हम उसको याद रखते हैं। पहले टेलर एंड यंग। लेकिन आज हम राडार में कौन सी वेव यूज कर रहे हैं? रेडियो। ये हमको सबसे पहले बताया वॉटसन वॉट ने। तो इसलिए अब जो है राडार का रियल जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको वॉटसन वॉट में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आए कि राडार की फर्स्ट डिस्कवरी किसने करी, तो फिर वॉटसन वॉट इज नॉट अ राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा आपका? टेलर एंड यंग। कौन से? हाँ, फिजिशियन है ना, माइक्रोवेव यूज की मतलब फिजिशियन है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब ध्यान से सुनना। अब आपको चीजें याद रखनी है। ये चीज इंद्र 1, इंद्र 2, राजेंद्र, रोहिणी, स्वाति, ये इंडियन सिस्टम के राडार हैं जिनको डीआरडीओ ने हेल्प बनाया था। मतलब इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फॉरेन से आने वाले कोई भी व्हीकल हैं जो किस रूट से आ रहे हैं, एयर के थ्रू, उन पे हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग रखते हैं। याद रहेगा ये चीज? ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि राडार की फंक्शनिंग क्या है। अभी तो बस आप याद रखो कि डीआरडीओ के द्वारा कौन से डेवलप राडार हैं, जल्दी से बताऊं। इंद्र 1, इंद्र 2, राजेंद्र, रोहिणी, स्वाति। आपसे प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्वाति क्या है? अरे नक्षत्र नहीं भाई, साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो तो क्या है स्वाति? अच्छा, उस नक्षत्र की खासियत क्या है स्वाति नक्षत्र की? उसी नक्षत्र का पानी सिर्फ कौन पिएगा? पपीहा। अब ध्यान से सुनेगा, ये हमारा खत्म होता है राडार। अब उसके बाद में देखो ये क्या चीज है, अच्छे से देखो क्या लिखा है, सोनार। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए यूज करते हैं सोनार का। याद रहेगा ये चीज? अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जैसे राडार का फुल फॉर्म आपको पता है, अभी तो आप सिर्फ मुझे सोनार का फुल फॉर्म बता दो। साउंड, बहुत बढ़िया, नेविगेशन एंड रेंजिंग। जल्दी से बताइए, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग किसका फुल फॉर्म है? सोनार का। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, यहां साउंड का मतलब कौन सा साउंड है? अच्छा जल्दी से बताओ, राडार में कौन सी वेव यूज होती हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सोनार में जो वेव यूज होती हैं वो साउंड वेव हैं और उन्हें कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले तो पहले यही वर्ड याद रखना, अल्ट्रासोनिक वेव। अब उसके बाद जब ये याद हो जाए तब आप हिंदी में ये याद रखना, कौन सी तरंगे? और ये पराश्रव्य तरंगों के जरिए अपने फूड को कौन खोजता था? चमगादड़, मतलब बैट। तो दरअसल में हमने नेचर से सीखा है सोनार को, कि बैट जिन तरंगों की या जिन वेव्स की हेल्प के थ्रू दरअसल में क्या किया करते थे, जल्दी से बताओ, शिकार करते थे। उन्हीं को हमने इस टेक्नोलॉजी में यूज किया है। तो साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग किसका फुल फॉर्म है? जल्दी से बता दो, कौन सी वेव यूज करते हैं? अब आप इसके डिस्कवरर देखोगे नेट पे तो आपको हर कंट्री का अलग अलग मिलेगा। इसलिए आज तक ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम ने पर्टिकुलर नहीं पूछा कि पर्टिकुलर डिस्कवरर कौन है सोनार का, इसलिए हम भी इसको छोड़ते हैं। और अगर आपको मेंशन करना तो आप नेट पे आराम से इसको देख लेना। लेकिन हाँ, जल्दी से बताओ, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो आर्मी होगी, ब्लू आर्मी होगी, जिसको नेवल आर्मी कहते हैं, जरा जल्दी से बताओ वो कौन से एपरेटस यूज करती है? हमसा और नागिन। जरा जल्दी से बताइए, ये हमसा और नागिन क्या है? सोनार। इनकी हेल्प से हम कहां पर चीजों को ढूंढते हैं? समुद्र की या वाटर के डेप्थ में यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक, अब ध्यान से सुनेगा, सुपर कंप्यूटर क्या होता है? तो सुपर कंप्यूटर ये तो आपको पता ही है, सॉरी अनुराग लिखा है, यहां अनुपम होना चाहिए, सॉरी अनुपम। और एक और सुपर कंप्यूटर का नाम देखो क्या है?
पेस। और सुपर कंप्यूटर इंडिया में बनते हैं यहां, अच्छे से देखो, सी डैक पुणे में। सुपर कंप्यूटर कहां बनते हैं? सी डैक पुणे में। जल्दी से बताओ कौन सा लीडिंग इंस्टीट्यूट इस इंस्टीट्यूट पर निगरानी रखकर इनको बनवाया होगा? डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने सी डैक की हेल्प से ये दो सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया। कौन कौन से? अनुपम और पेस। याद रहेगा? अब मैं एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूं, हालांकि आपको पता भी है, लेकिन आपका थोड़ा सा माइंड एकदम क्लियर हो जाए। हमारे घर में सिस्टम जो होता है, लैपटॉप होगा या पीसी होगा, उसमें एक क्या होता है? सीपीयू होता है। अरे हाँ या ना? सुपर कंप्यूटर में, एक सुपर कंप्यूटर में इतने सीपीयू होते हैं। तो आप उनकी स्पीड को कम करो जरा कि कितनी हो जाएगी उनकी स्पीड। एक सिस्टम की स्पीड एक सीपीयू के कारण कितनी होती है वो तो समझ में आ रहा होगा। 64 सीपीयू यदि सुपर कंप्यूटर में होंगे तो वो कम टाइम पे फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। अरे हाँ या ना? अब ये मैं आगे आपको आराम से बताऊंगा कि ये सुपर कंप्यूटर हमको जरूरत क्यों पड़ी, ये सुपर कंप्यूटर हमने कहां से आया। हालांकि राजीव गांधी लेकर आए थे ये कॉन्सेप्ट, तो ये मैं आगे बताऊंगा। अदरवाइज फिर हम यहाँ की चीजों से। अब अगला जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। आप कभी भी अगर जियोग्राफी पढ़ते होंगे तो जरा जल्दी से बताइए कि रशिया में कौन सी रिवर को इंपॉर्टेंस दी जाती है? ऐसा कुछ भी नाम सुना आपने? मॉस्कोवा रिवर। कहां पर है मॉस्कोवा रिवर? ठीक है। और इंडिया में है ब्रह्मपुत्र रिवर। जरा जल्दी से बताइए। अच्छे से देखो क्या लिखा है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। एक मिसाइल है, आगे मैं बताऊंगा कि कैसी मिसाइल होती है। नाम है मिसाइल का ब्रह्मोस, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। ये कैसी मिसाइल है? क्रूज। क्रूज मिसाइल जो अर्थ के पैरेलल होकर चलती हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल्स में प्रॉब्लम थी, इसी वजह से हमको क्रूज बनानी पड़ी। अब ये क्या प्रॉब्लम थी मैं आगे बताऊंगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इंडिया में कौन सी रिवर और रशिया की कौन सी, इन दोनों के नाम पर ही दरअसल में क्या नाम पड़ गया? ब्रह्मोस। याद रहेगा? तो पहला क्वेश्चन यही है कि किस मिसाइल का नेम रशिया की मॉस्कोवा रिवर और इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर के नेम पर है? जल्दी से बताएं उस मिसाइल का नाम। ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल। अभी आप क्रूज याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्रह्मोस को बनाने के लिए इंडिया की तरफ से एपीजे कलाम साहब ने सबसे पहला क्या किया था? प्रयास किया था। और 1998 में, ये चीज जरूर मेंशन कर लीजिएगा आप, कि ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टार्टअप है वो किसने लिया इंडिया में? एपीजे कलाम ने। किस ईयर में लिया था? 1998 में। हाँ, यही चीज है। दरअसल में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक समझौता हुआ था 1998 में। थोड़ा सा याद करो जरा, 1998 में क्या हो रहा है? थोड़ा और थोड़ा सा पूछो। ठीक है, इसी दौरान पाकिस्तान ने भी क्या किया था? अच्छे से सुनना। 11 मई, ये चीज शायद बताई नहीं थी, 11 मई और 13 मई को इंडिया ने क्या किया था? टेस्टिंग किया था। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसी से इंस्पायर होकर 28 और 30 मई को, उसी मंथ में और उसी ईयर में, पाकिस्तान ने एटम बम की टेस्टिंग करी। याद रहेगा? अब्दुल कादिर, जैसे इंडिया में एटॉमिक फादर किसको बोलते हैं, या एटॉमिक कार्यक्रमों का फादर किसको बोलते हैं? होमी जे भाभा को। पाकिस्तान में बोलते हैं अब्दुल कादिर को। तो अब्दुल कादिर की हेल्प से ही 28 और 30 मई को पाकिस्तान ने एटम बम की टेस्टिंग करी। दोनों एक ही बराबर आ गए। इसने भी एटम बम टेस्टिंग करी, इसने भी एटम बम टेस्टिंग करी। अब दिक्कत यह हो गई कि पाकिस्तान जो है, अच्छे से सुनेगा, यूएसए के सपोर्ट से, हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन रियलिटी तो यही है, यूएसए के सपोर्ट से पाकिस्तान ने 1999 में, याद करो, कारगिल वॉर हुई थी ना हमारी, किसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को शह दी थी? यूएसए ने। तो हमको भी किसी से शह लेनी होगी कि नहीं? तो हमने फिर शह ली 198 में। मतलब इंडिया ने, बताओ, 1998 में किसकी ओर रुख किया? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हमारा अपोनेंट किसको, सुपर पावर को अपने साथ में कर रहे हैं, तो हम सेकंड सुपर पावर को अपने साइड करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये है दरअसल में वो राम कहानी।
अच्छा, अब ध्यान से सुनेगा, ये आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से बनी सबसोनिक क्रूज मिसाइल, क्या नाम है इसका? निर्भय। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निर्भय क्या है, तो निर्भय जो है सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, कल आप मुझे बताओगे ये सबसोनिक क्या होता है, हाइपरसोनिक क्या होता है, मेगासोनिक क्या होता है। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये चीज है ब्रह्मोस कौन सी मिसाइल है? क्रूज तो है, लेकिन क्रूज में कैसी है? सुपरसोनिक। क्रूज जो है, याद रखिएगा, मतलब ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल में तो है, लेकिन अगर स्पीड की बात करें कि किस स्पीड से चलती है, तो जैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि ब्रह्मोस क्या है, तो आपको मुझे ऐसा आंसर करना चाहिए कि सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। अब यही तो आप मुझे बताओगे, और तुम तो बोलो ही मत, क्योंकि तुमने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है ये चीज। मुझे तुम्हारी क्लास से याद आया कि ये चीज सर ने बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ाई है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसे कहते हैं। वे मिसाइल जो चलती हैं तो साउंड की स्पीड को हम मैक नंबर में काउंट करते हैं। अब कल मेरे को आंसर चाहिए है इसका कि सुपरसोनिक किसे कहते हैं, सबसोनिक किसे कहते हैं, ये आप मुझे कल बताओगे, ठीक है? अब मुझे कल रियलिस्टिक बताना। चलो इसके बाद आगे बढ़ें क्या जल्दी से, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एक बार फिर से बता दो, पिनाका क्या है? याद हो जाना चाहिए चीजें अभी, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। देखो आपके साथ दिक्कत ये कि आप लोग सोचते हो कि हम अभी लिख लें और घर में आराम से देखेंगे, ये बाद वाली चीजें कभी नहीं होती, जो देखना है यही देखो। तो जब आप पहली बार कभी भी किसी को मिलो तो फुल फोकस करो। जैसे जब आपने पहली बार देखा तो इन वर्डों को पहली बार जहन में बैठाओ कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, 4 वर्ड ही तो याद रखने हैं। अरे हाँ या ना, जल्दी से बताओ। राडार जो है, कौन कौन से राडार हैं? अब ये इंद्र इंद्र ये तो सबको याद हो जाएंगे, आर आर और ये ए, तो ये आपको याद रखने हैं। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि दक्ष रोबोट कहां पर यूज हुआ था? टेररिज्म एक्टिविटी के लिए। किसने बनाया था? डीआरडीओ ने। सुपर कंप्यूटर का नाम जल्दी से बता दो क्या है? सीडेक पुणे। और किस इंस्टीट्यूशन की हेल्प से बने हैं ये? डीआरडीओ की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब है, कल बताना है आपको, मेरे को, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है। और जरा जल्दी से बताओ, निर्भय भी क्या है? ये भी क्रूज मिसाइल है, लेकिन ये सुपरसोनिक नहीं है, ये क्या है? सबसोनिक है। याद रहेगा ये चीज, सिंपल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इंद्र 1 इंद्र 2 जो है, ये नाम इसलिए रखे हैं क्योंकि इंद्र का मतलब आकाश, आकाशीय गतिविधियों पर निरीक्षण परीक्षण कौन करेगा? ज्यादातर तो इंद्र करेगा, तो ये चीज। लेकिन हाँ, आप मुझे कल इंद्र का भी फुल फॉर्म बताओगे, तो अगर आपको इंद्र का फुल फॉर्म मिलेगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि राडार सिस्टम में हमने इंद्र पहले क्यों चुना। बहुत सारी चीजें आपके लिए कर रहा हूं, और ये सब कल अगर याद हो जाएंगी तो आपका ही काम बहुत आसान होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, यहां तक हो गया सबका? अब इसके बाद जो ये चीज है, इसको हम कल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, इसरो कितने हेड सेंटर की हेल्प से अपना काम करता है? डीआरडीओ, अच्छे से सुनना, इसरो 6 सेंटर की हेल्प से काम करता है, और डीआरडीओ कितने सेंटर की हेल्प से काम करता है? 8। तो इन 8 में से मेंस में हमको सबके बारे में पढ़ना है, लेकिन प्रीलिम्स में हमको कुछ सिलेक्टेड ही पढ़ने हैं। जैसे जरा जल्दी से बताओ, पहले नंबर पे क्या लिखा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मेंस का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन अगर कोई बना डीआरडीओ से तो वो यही है, क्योंकि डीआरडीओ की पहली ऑर्गेनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाती है। अच्छा, दूसरी कौन सी है? इनसे फेमिलियर हो चलो जरा, ये हमारे लिए बहुत काम आएंगे। दूसरी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये चीज, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड किसके अंडर में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है? डीआरडीओ। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ ये हम कल देखेंगे। और उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी डीआरडीओ के अंदर में काम करती है, लेकिन ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं आर्मी के लिए, या जो भी आर्मी को रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की, वो कौन बना के देगा? अब ध्यान से सुनेगा, ये जो आप देख रहे हो मेंस में हमको ये पढ़ना है, लेकिन ये मेंस में।
मेंस में आएगा कि डीआरडीओ क्या है, इसके 8 मेजर इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है मेंस में। प्रीलिम्स में तो बस आपको ये पता चल जाए कि डीआरडीओ का मेन हेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, HAL। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सा है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कल। आज यहीं तक।